Hello everyone. Good afternoon. I hope I'm audible. Simran, Himanshu, Karthik, everyone. Vedant, Tanush, can you guys hear me? Great, thank you. अच्छा बच्चे, अकाउंट्स का पेपर आई थिंक सबको लेंदी लगा होगा। एक बार मुझे आप लोग मैसेजेस में बताओ। मैंने इन इंटेंशनली पेपर एग्जाम लेवल से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट बनाया था एंड लेंदी बनाया था, ताकि आपको पता हो कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि जितना ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, है ना। अगर हम अटेम्प्ट ही 80 मार्क्स का करके आ रहे हैं तो उसका 80% मार्क्स आ जाएंगे। अगर 100 मार्क्स का करके आ रहे हैं उसका 80% आ जाएंगे। सो योर स्पीड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5% डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा था एंड लेंदी भी ज्यादा था, ताकि आपको एग्जाम में शॉक ना लगे, आपको लगे कि हाँ मैं इतना पेपर हैंडल कर सकता हूँ। उस इंटेंट के साथ क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट किया गया था। एंड जो नेक्स्ट पेपर होगा वो बिल्कुल आईएसआई लेवल वाला होगा। चेकिंग तो ऑब्वियसली हम आईएसआई के तरीके से ही कर रहे हैं। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट जब भी आप लोगों को चेक होके मिलता है, आप मुझे मैसेजेस पे शेयर करके मेरे साथ एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना, किस चैप्टर में काम करने की जरूरत है, प्रेजेंटेशन या जो भी आपको लगा कि ये चीज डिस्कस होनी जरूरी है। यू कैन शेयर दैट विद मी व्हेनेवर योर पेपर इज चेक्ड। नाउ स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट। चलो, सब लोग अपनी बुक ओपन करके रखेंगे एंड पूरा क्लास का फ्लो चलने देंगे। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो डाउट आप लोगों ने या तो चैट बॉक्स में मैसेज करना है या अपनी रफ नोटबुक पे लिखना है। सारे डाउट्स मैं एंड में देखूंगी। अभी मैं बुक से नहीं देख रही हूँ, आपने अपने चार्ट से देखने हैं। पर मैं बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं समरी चार्ट से पढ़ा रही हूँ। जो भी डाउट आएगा उसे मैं बुक से जरूर कवर करूंगी। आप मुझे डाउट्स मैसेज करते रहना या एंड में बता देना, सारे रफ नोटबुक पे लिखना। नाउ माइंड मैप। कंपनीज एक्ट में है क्या कुछ? ये एक्ट हमें टोटल 20 मार्क्स देता है। कंपनीज एक्ट में टोटल 3 टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है बिल्कुल बेसिक चीजें, इसमें हम समझेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में। एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी किस किस टाइप की होती है। फिर एक टॉपिक आएगा हमारे पास डॉक्ट्रिन। तो 3 पार्ट्स में हमने कंपनीज एक्ट को पढ़ना है। एग्जाम में अगर मैं कहूँ, ज्यादातर केसेस में तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। कई बार टाइप्स ऑफ कंपनीज में से 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीए इंटर का बेस भी है। नाउ बेसिक। बेसिक में सबसे पहले हम समझेंगे क्यों बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013, इसकी जरूरत क्या पड़ी। उसके बाद कंपनी होती क्या है। कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो क्या कभी ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड किया जा सकता है? आपने मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनने हैं। क्या कभी सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड किया जा सकता है? तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। देन हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स की टाइप्स क्या क्या हैं, कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, एओए में एंट्रेंचमेंट क्या होती है। देन कंपनी बनाने का प्रोसीजर क्या है, इनकॉर्पोरेशन, ये सब कुछ हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे। और हम ये फर्स्ट पार्ट अराउंड 20 मिनट्स में कवर करेंगे, फिर वापस आके हम यहाँ पर देखेंगे आर वी एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस और नॉट। टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे। 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी। लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड गारंटी कंपनी। कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। एक्सेस टू कैपिटल के बेसिस पे
कैपिटल कहाँ से रेज कर सकते हो, फंड्स कहाँ से रेज कर सकते हो? लिस्टेड कंपनी जो कि पब्लिक से भी रेज कर सकती है, एंड अनलिस्टेड कंपनी, और कुछ अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज जिसमें हम स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, देन उसके बाद फॉरेन कंपनी क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनी क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, ये सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। दिस विल टेक अराउंड हाफ एन आवर। लास्ट 10-15 मिनट्स में हम 3 डॉक्ट्रिन्स कवर करेंगे। एक हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस, एक पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एंड वी विल वाइंड अप द चैप्टर विद टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हम इंडोर मैनेजमेंट टॉपिक के साथ ही इसकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आफ्टर एग्जैक्टली 1 आवर वी विल कम बैक टू दिस चार्ट एंड सी हम कहां पर स्टैंड करते हैं, हमें सब याद हो गया है कि नहीं। सबसे पहले कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ये समझा था कि जैसे साइंस में इन्वेंशन होती है, धीरे धीरे बिजनेस करने के भी अलग अलग व्हीकल्स आए। तो सबसे पहले बिजनेस करने का एक तरीका होता था सोल प्रोप्राइटर। जब लोगों को सोल प्रोप्राइटर के नेगेटिव फीचर्स पता चले तो पार्टनरशिप तरीका आ गया। पार्टनरशिप का नेगेटिव फीचर क्या है? पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। किसी भी पार्टनर की वजह से लॉस होगा तो सब लोग लायबल होंगे। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ना कि सिर्फ अपनी गलती के लिए मैं लायबल हूँ, बाकी पार्टनर्स के लिए भी लायबल हूँ। इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इनफैक्ट कंपनी में भी एक नेगेटिव फीचर है। कंपनी में नेगेटिव फीचर क्या है? स्टेच्यू बेस्ड गवर्नेंस। हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप में नेगेटिव फीचर क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और कंपनी का नेगेटिव फीचर है स्टेच्यू बेस्ड गवर्नेंस। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एलएलपी एक्ट। जो स्मॉल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक और चीज बनाई गई है, एलएलपी एक्ट। अब कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी में ओनर अलग है, मैनेजर अलग है। ओनर कौन है कंपनी का? जिसने पैसे इन्वेस्ट किए, इसको प्रॉफिट मिलेगा। इसका प्रॉफिट का स्कोप कितना है? इनफाइनाइट, जितना कोई लिमिट ही नहीं, इनफाइनाइट प्रॉफिट हो सकता है। बट जो इसका लॉस है वो लिमिटेड है। इसको लॉस कितना होगा डिपेंड करता है इसकी किस टाइप की लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड या गारंटी कंपनी। ओनर को हम कंपनी एक्ट की लैंग्वेज में शेयर होल्डर बोलते हैं। जो मैनेजर है वो कंपनी के डायरेक्टर को बोला जाता है। इसे एक फिक्स सैलरी मिलती है। ये कंपनी को मैनेज करता है डे टू डे बेसिस पे, सारा बिजनेस ये मैनेज करता है। अब जो मैनेजर है वो सही तरीके से, जो डायरेक्टर है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, तो डायरेक्टर के काम को चेक करने के लिए सीए की क्वालिफिकेशन बनाई गई। जो सीए है वो शेयर होल्डर का एजेंट है। वो एश्योर करता है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही हैं कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का। कंपनी होती क्या है अगर मुझे कहीं पे एक्सप्लेन करना पड़े, व्हाट इज अ कंपनी? तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, इसी वर्ड को अच्छे से समझते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल, इसे लॉ ने बनाया है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। पर्सन, ये एक सेपरेट पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। कंपनी खुद अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, कोई और भी इसे स्यू कर सकता है। कंपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है। हम हमेशा 3 बातें लिखते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को डिफाइन करने के लिए। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन नेम, who can sue and be sued on its own name, who can acquire property including immovable property on its own name। हमें सीए की जरूरत क्या है? सीए एश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही हैं। सीए जो है वो शेयर होल्डर्स का भी एजेंट है और गवर्नमेंट का भी एजेंट है, बैंक्स का भी एजेंट है। कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बनाया, क्यों गया? हमें क्या जरूरत पड़ी नया एक्ट बनाने की? पुराना एक्ट क्यों रिप्लेस किया गया?
तो 2008 में एक सत्यम स्कैम हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंडिया में खत्म हो गया। उसकी वजह से जरूरी हो गया था ग्लोबल कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम लोगों ने कंपनीज एक्ट बनाया। बट अगर मेरे से एग्जाम में कोई पूछे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम चाहते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टर को बिजनेस करना आसान लगे, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कैसे किए, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इंडिया में बिजनेस इजी कैसे हो गया? ई फाइलिंग का तरीका है, एमओए एओए फॉर्मेट बने हुए हैं, बस उन फॉर्मेट को फिल करना है। ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, एक पर्सन भी इंडिया में कंपनी बना सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे लेके आ रही हूँ? बड़ी बड़ी कंपनीज में हर 5 साल बाद ऑडिटर चेंज करना जरूरी है। जो भी लोगों के साथ गलत चीज हुई है वो सारे इकट्ठे मिलके स्यू कर सकते हैं। सो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एक्शन सूट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखे जाते हैं, विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट है, एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो अब अगर अभी तक के मैं कंटेंट पूछूं, हमने याद क्या कुछ करना है हमारे लिए? एग्जाम पर्सपेक्टिव से पहला क्वेश्चन आया है, व्हाट इज अ कंपनी, जिसमें मैंने बोला आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जिसमें आप 3 बातें लिखोगे। पहले बोलोगे कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट ही है। जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल है, इसे लॉ बनाता है। अब जब लॉ ने इसे सेपरेट पर्सन मान लिया, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड। सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कंपनीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपने बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई भी 2 एग्जांपल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट कौन कौन सी कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा? तो कहते हैं कंपनीज एक्ट जो अप्लाई होगा वो होगा कोई भी कंपनी जो कि इस एक्ट के अंडर बनी है या पुराने किसी एक्ट के अंडर बनी है। तो अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी, तो वो मुझे ये नहीं कह सकती कि मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 ही लगेगा, मैं तो पुराने रूल ही फॉलो करूंगी। वो ऐसा नहीं कह सकती। आज की डेट में सबके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? कंपनीज एक्ट 2013। बट अगर कोई भी कंपनी के लिए स्पेशल टाइप का लॉ बनाया गया है, तो जो स्पेशल लॉ है वो हमेशा सुपरसीड करेगा जनरल लॉ को। तो आप लोग ध्यान से देखो, आपके नोट्स में, आपकी बुक में हम लोगों ने एक लाइन लिखी हुई है, Companies Act is applicable to all the companies, whether incorporated under this act or previous legislation or previous act, except insofar as the provisions are inconsistent with relevant act. बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोई भी कंपनी जो कि नोटिफाई की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं एक बार फिर से ये रिपीट कर रही हूँ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन all the companies incorporated under this act or any previous legislation, except the provisions which are inconsistent with a special act with respect to banking company, insurance company, electricity company, and those companies which have been notified by central government. मीनिंग के ऊपर डेप्थ में आते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लॉ ने बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एसेट्स एक्वायर कर सकती है, कैन स्यू एंड बी स्यू। कंपनी की अपनी आइडेंटिटी होती है, कंपनी सेपरेट है मेंबर से और डायरेक्टर से। तो 3 अलग अलग पर्सन है, कंपनी के शेयर होल्डर अलग है जिनको हम मेंबर्स बोलते हैं, डायरेक्टर्स अलग है और कंपनी अलग पर्सन है। इसी कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज किया गया इन द केस लॉ मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। तो इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन ने अपना सारा बिजनेस एक कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया और कंपनी के शेयर खरीद लिए। जो उसके स्टॉक था, उसने स्टॉक का इंश्योरेंस जो है वो अपने नाम पे रखा। तो एसेट तो कंपनी के है, पर इंश्योरेंस शेयर होल्डर के नाम पे है। तो क्या ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये वैलिड होगी? आंसर इज नो। The members of the company do not have insurable interest in the assets of company। तो आप ध्यान से देखोगे, आपने नोट्स में लिखा हुआ है ये पॉइंट, the members of the company don't have insurable interest in the assets of the company। नेक्स्ट, कंपनी का प्रिपेचुअल सक्सेशन है। प्रिपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस। जो कंपनी है चलती रहेगी, कंपनी को लॉ बनाता है और लॉ ही खत्म करता है। जब तक लॉ खत्म नहीं करता, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर।
पीपल में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि कंपनी के सारे मेंबर्स की डेथ हो गई, कंपनी फिर भी वैलिड है, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। अब टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस पे लाइबिलिटी तीन टाइप्स की हो सकती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड गारंटी। सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी। तो आपने ध्यान रखना है कि जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, तब तक तो हमेशा ही लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड, चाहे किसी मर्जी टाइप की मेंबर्स ने लाइबिलिटी बोली हो, जब तक कंपनी चल रही है किसी भी पर्सन से हम मैक्सिमम कितने पैसे मांग सकते हैं, अनपेड शेयर कैपिटल, उससे ज्यादा मांग ही नहीं सकते। पर जब कंपनी वाइंड अप होगी, अब ध्यान से देखना, मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है, जब वाइंड अप होगी तो अनलिमिटेड के केस में हम मैक्सिमम कितने पैसे मांग सकते हैं, जितना कंपनी का डेट है। गारंटी के केस में मैक्सिमम कितने मांग सकते हैं, जितनी कंपनी के मेंबर्स की क्या है, गारंटी है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ ये पॉइंट। In case of limited liability company, the liability of the members is limited up to the amount of unpaid share capital held by them. Second part, in case of unlimited liability and guarantee company, the liability of the members is limited up to unpaid share capital during the time the company is going concern. But when the company is being wound up, in case of unlimited liability, the liability of member is limited up to the debt of the company. In case of guarantee, the liability of member is limited up to the amount of guarantee given by the member. Further, if any amount is to be called from the members, member से किसी ने पैसे मंगवाने हैं, तो member से creditor personally नहीं पैसे मंगवा सकता। जो शेयर होल्डर है, क्या वो कभी भी क्रेडिटर को पर्सनली लाइबल है? नो। चाहे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है चाहे गारंटी, कोई मर्जी केस हो, क्रेडिटर डायरेक्टली तो एनफोर्स कर ही नहीं सकता, क्रेडिटर को पर्सनली लाइबल नहीं है। वो सिर्फ किसको लाइबल है, कंपनी को। तो कंपनी या लिक्विडेटर ही पैसे मंगवा सकता है, इसका एक केस भी है। कॉमन सील आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस। कंपनी, अब आप इसमें लिखोगे क्या कॉमन सील में, आप बताओगे कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कांट साइन ऑन इट्स ओन। ठीक है, ये अपने आप साइन नहीं कर सकती। तो जो कंपनी का कॉमन सील है वो उसका ऑफिशियल सिग्नेचर है। कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर हम अफिक्स करते हैं कॉमन सील, ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। बट 2015 में गवर्नमेंट ने इस चीज को ऑप्शनल कर दिया है। आज की डेट में तुम्हारी मर्जी है वेदर यू वांट टू हैव अ कॉमन सील और नॉट। अगर आपने डिसाइड किया कि आप कॉमन सील नहीं रखना चाहते, तो कम से कम कंपनी के दो डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस मिलके साइन करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग कंपनी के बिहाफ पे वैलिड डॉक्यूमेंट मानेंगे। सेम रूल एलएलपी एक्ट में भी है। तो एलएलपी एक्ट में भी ध्यान रखना है, कॉमन सील अब कंपलसरी नहीं है। अगर कॉमन सील है तो ठीक है, नहीं तो कंपनी के पार्टनर साइन करेंगे। दिस इज इररेलेवेंट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फीचर है। देखो, अब अगर तुम्हें कभी एक्सप्लेन करना पड़े कंपनी क्या होती है, तो ये तीन बेसिक पॉइंट, चार बेसिक पॉइंट तो आने ही चाहिए। और भी बड़े सारे फीचर्स हैं बट इसके बिना डेफिनेशन अधूरी है। तो ये चार बेसिक पॉइंट्स, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। इसके अलावा एक और पॉइंट है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये पॉइंट हम 3 एक्ट्स में पढ़ते हैं। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। हम पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कब आती है, ऑन द बेसिस ऑफ एन अग्रीमेंट। हम एलएलपी एक्ट में पढ़ते हैं एलएलपी एग्जिस्टेंस में कब आती है, व्हेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिसीव्ड। सिमिलरली कंपनी भी एग्जिस्टेंस में कब आती है, व्हेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिसीव्ड। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन पूछे एचयूएफ एग्जिस्टेंस में कब आती है, बाय बर्थ और बाय स्टेटस। अब ये कॉर्पोरेट व्हील क्या है, कॉर्पोरेट व्हील बस एक फैंसी नाम है, सेपरेट लीगल एंटिटी ही एक्सप्लेन करना है। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब ये है कि जो कंपनी है वो मेंबर से डिफरेंट होती है। जो कॉर्पोरेट व्हील है ये कंसेप्ट बनाया गया
ताकि हम मेंबर्स को कंपनी के डेट से प्रोटेक्ट कर सकें। तो कंपनी के पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल लाइबिलिटीज हैं, जो मेंबर्स हैं उनके सेपरेट एसेट्स हैं, सेपरेट लाइबिलिटीज हैं। मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। जो मेंबर्स हैं वो क्या एंजॉय करते हैं? कॉरपोरेट इंसुलेशन, ये वर्ड याद करना है। कॉरपोरेट इंसुलेशन, इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती। तो व्हील का मतलब होता है कर्टेन। कंपनी और मेंबर के बीच में एक कर्टन है। जो कंपनी के डेट हैं ऐसे ट्रांसफर नहीं होंगे। कंपनी के डेट कंपनी के ही डेट रहेंगे। वो कॉर्पोरेट इंसुलेशन एंजॉय करेंगे। मेंबर्स को एक शील्ड दी गई है। फिर एक केस आया, सालमन वर्सेस सालमन। इस केस में फिर से इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन किया गया। उन्होंने ये बताया कि कंपनी लॉ की नजरों में एक अलग पर्सन है। जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया, वो अलग पर्सन है और कंपनी अलग पर्सन है। नाउ सालमन वर्सेस सालमन में उन्होंने ये भी बताया कि क्या कभी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जा सकती है? आंसर इज यस। कॉर्पोरेट विल को एक लिफ्ट लिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि जो कोर्ट है, तो आम बंदे के पास पावर नहीं है, कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट कभी कभी डिसरिगार्ड कर देगा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोर्ट कभी कभी डिसरिगार्ड कर देगा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कोई भी शैम होगा, कोई भी फ्रॉड होगा, तो उस केस में रियलिटी जानने के लिए कि सच्चाई क्या है, कागजों में तो कुछ और दिखाया जा रहा है बट सच्चाई क्या है, रियलिटी जानने के लिए कोर्ट कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देगा। This is done not in questions of ownership, but in questions of control. कोर्ट को ओनरशिप से फर्क नहीं है, ओनर ढूंढना। कोर्ट का पर्पस है ये देखना कि एक्चुअली कंट्रोल किसके पास है। तो मैं ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इन सर्टेन केसेस कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड disregard the principle of separate legal entity. This is done to find out the reality behind the legal facade. This is normally done in cases of control and not merely questions of ownership. Now, there are examples, five different examples in which corporate wheel has been lifted. In all the cases, the major reason is fraud or sham. जब कोई पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट करे, मिसयूज करे, उस केस में कोर्ट के पास पावर है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने की, जब कोई फ्रॉड कर रहा है। तो फ्रॉड की एक्चुअली 4 एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है। सबसे पहला केस है सही करेक्टर पता करने के लिए। तो अगर मैंने ट्रू करेक्टर जानना है कि कंपनी हमारी एनिमी है कि फ्रेंड है, जैसे अगर इंडिया चाइना के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, तो कोई पर्सन अगर चाइना में कंपनी बना के हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, तो कंपनी वैसे तो सेपरेट पर्सन है, पर अब वो कंपनी हमारी फ्रेंड है कि एनिमी है, ये जानने के लिए हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि उस कंपनी का कंट्रोल किसके पास है, क्या इंडिया के लोगों के पास उसका कंट्रोल है या किसी और के पास। कोई भी लीगल ड्यूटी से बचने के लिए, अगर कोई पर्सन अपनी लीगल ड्यूटी से बचने के लिए, जैसे कि बोनस एक्ट लगता है, बोनस एक्ट से बचने के लिए कंपनी बना रहा है, अपना टैक्स बचाने के लिए किसी ने चेन ऑफ कंपनीज बना ली, एक्स की एक्स ने अपना प्रॉफिट वाई को ट्रांसफर कर दिया, वाई ने जेड को दे दिया, जेड ने पी को दे दिया, पी ने क्यू को दे दिया, ऐसे चेन बना ली। डिविडेंड दे रही है कंपनी एक दूसरे को ही, ताकि हमें बोनस ना देना पड़े, टैक्स कम देना पड़े। तो इन सारे केसेस में कोर्ट कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन सब्सिडरी के कॉन्सेप्ट को एजेंट की तरह यूज कर रहा है, अगर सब्सिडरीज बनाई गई हैं एज एन एजेंट, उन केसेस में भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो सकती है। नाउ शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है कंपनी के शेयर कैपिटल में जो आपका हिस्सा है। शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी में टोटल कितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर की फेस वैल्यू। जो शेयर है वो कंपनी में इंटरेस्ट है, कि तुम्हारा कंपनी में कितने परसेंट हिस्सा है, उसे हम शेयर बोलते हैं। शेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनको प्रेफरेंस मिलती है, किस चीज की प्रेफरेंस मिलती है? चाहे तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी डिविडेंड में, कि पहले तुम्हें पैसे मिलेंगे बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे, या तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, कि पहले तुम्हारी कैपिटल रिटर्न की जाएगी उसके बाद टर्न आएगी इक्विटी शेयर होल्डर की, या दोनों। जो
बाकी सारे शेयर होल्डर है उसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमेशा पहले डिफाइन करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो बाकी सब बच गए दोज आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स दो टाइप के हो सकते हैं, वनीला या फिर डिफरेंट वोटिंग राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में अगर मैंने कुछ लोगों को कोई स्पेशल राइट दे रखा है, जैसे कि वोटिंग का स्पेशल राइट दे रखा है, तो हम उसे बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट, और बाकी सारे बन जाते हैं वनीला इक्विटी शेयर्स। ये इररिलेवेंट है आपके लिए। ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन अलग चीज है, काइंड्स अलग चीज है। एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और आई से अनप्रिडिक्टेड एरिया से क्वेश्चन पूछना उसे अच्छा लगता है। तो काइंड्स में आपने बताना है इक्विटी एंड प्रेफरेंस। क्लासिफिकेशन में आपने बताना है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप एंड रिजर्व कैपिटल। ऑथराइज्ड जो हम एमओए में लिखते हैं, ये मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल की जो कि इशू की जा सकती है। बाई चांस क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ जाए तो सिंपल एक प्रेजेंटेशन भी दिखा देना जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में कितने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय उसकी फेस वैल्यू, तो तुम ये दिखा सकते हो टू स्कोर गुड मार्क्स। इशूड शेयर कैपिटल, ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जो हमने इशू कर दिया है पब्लिक को, शेयर होल्डर को इशू कर दिया। सब्सक्राइब्ड, ये इशूड शेयर कैपिटल का वो वाला हिस्सा है जो मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर लिया है, उसमें से जितने पैसे हमने कॉल कर लिए, हमने पैसे मंगवा लिए, उसे बोलते हैं कॉल्ड अप। जो अभी तक नहीं मंगवाए, अनकॉल्ड है, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये अनकॉल्ड अमाउंट हम लोगों ने फ्यूचर के लिए सेव किया है कि फ्यूचर में जब इमरजेंसी पड़ेगी, कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम तब मंगवाएंगे। पेड अप शेयर कैपिटल, तो कॉल्ड अप में से जब हम माइनस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर, तो हमारे पास आ जाती है पेड अप शेयर कैपिटल। जो अकाउंट्स में हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर में, तो बैलेंस शीट में ये वाली फिगर मैटर करती है। ऑब्वियसली पता चल गया होगा, ऑथराइज कैपिटल वुड ऑलवेज बी मोर देन इश्यूड कैपिटल, मोर देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल, मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ पे मेरा मोर देन से मतलब है मोर देन इक्वल टू। तो जो इश्यूड कैपिटल है, मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल जितनी हो सकती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। नाउ कंपनी के दो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए और एओए। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। अब कंपनी की मेन बातें मेमोरेंडम में लिखी जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। एंड जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं, ये कैसे मैनेज होंगे, ये एओए में लिखे जाते हैं। तो एमओए के बारे में सेक्शन 4 में लिखा गया कि जो कंपनी का एमओए है वो कंपनी का चार्टर है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर एडिफाइस है जिसके ऊपर पूरी पूरा कंपनीज एक्ट खड़ा है। तो ये कंपनी का चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन है, एडिफाइस है, ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरा कंपनी खड़ा है। एमओए में हम 6 चीजें लिखते हैं, आपको याद होगा। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज का ही एक नाम एसोसिएशन क्लॉज भी है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में एनआरओ क्लास बोलते हैं। जो नाम है कंपनी का यूनिक होना चाहिए, हर नाम के पीछे एक सफिक्स लगेगा, प्राइवेट, लिमिटेड एंड लिमिटेड। सफिक्स कोई छोटी सी बात नहीं है, सफिक्स लगाने का पर्पज ये है कि थर्ड पार्टी को पता चल जाए कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ध्यान से स्पेशल पॉइंट सुनेंगे। सेक्शन 8 कंपनी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाए तो उसे सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं होती, बट अगर कहीं पर भी सेक्शन 8 कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेगी, या फिर कोई फ्रॉड करेगी, या डिविडेंड देगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। जब भी उनका नाम कैंसिल, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसे फिर से अपने नाम के पीछे क्या अटैच करना पड़ेगा, सफिक्स अटैच करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम टॉपिक ही एलएलपी एक्ट में भी है। हम लोग एलएलपी एक्ट में सेक्शन नंबर 15 में दोबारा से रिवाइज करेंगे कि जो एलएलपी है का नाम भी यूनिक होना चाहिए, किसी और कंपनी के साथ या किसी के ट्रेडमार्क के साथ मैच नहीं, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। एंड एलएलपी भी अपने नाम के पीछे एक सफिक्स लगाएगी, चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेगी एलएलपी, चाहे फुल फॉर्म में लिखेगी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हर कंपनी का आर से एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए।
ये रजिस्टर्ड ऑफिस का पर्पस ये है कि कोई भी पर्सन कंपनी के साथ अगर कोऑर्डिनेट करना चाहता है तो हमने जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भेजनी है, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, हमने रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजनी है। अगर मैंने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे कोई नोटिस भेज दिया, इट इज इक्विवेलेंट टू मैंने सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। ध्यान देंगे, अपने बुक्स में हाईलाइट करेंगे डेट। तो जो कंपनी का एमओए होता है उसमें प्रॉपर एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं। मान लो मैंने आरएमएस कंपनी बनानी है, तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि एससीओ नंबर 276 सेक्टर 32 चंडीगढ़। चाहूं तो बता सकती हूँ, पर लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लीगली मुझे क्या बताना जरूरी है? स्टेट बतानी जरूरी है। क्योंकि जब मैं अभी कंपनी बना रही हूँ तो शायद अभी मैंने ऑफिस रेंट पे लिया ही नहीं। जब कंपनी बन जाएगी मैं उसके बाद ही ऑफिस रेंट पे लूंगी ना, कंपनी के नाम पे तो एग्रीमेंट करना है। तो मुझे पहले सिर्फ क्या बताना होता है? स्टेट बतानी होती है, फुल एड्रेस नहीं बताना होता। ये याद रखेंगे सब लोग। सिमिलर रूल ही हमारे पास एलएलपी एक्ट में भी आता है। आप लोगों को परेशान करने के लिए और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने के लिए मैं इससे रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट का एक टॉपिक भी रिवाइज करवा रही हूँ। पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक, सेक्शन 16, सॉरी सेक्शन 23, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। कंपनी के केस में हमने नोटिस कहाँ पर देना होता है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। शेयर होल्डर के घर पे नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर के घर पे भेजने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में मुझे कहाँ नोटिस देना है और किसे नोटिस देना वैलिड माना जाता है? तो हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर आपने एक्टिंग पार्टनर को नोटिस दे दिया, इट इज इक्विवेलेंट टू नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स। साइलेंट पार्टनर को नहीं दे सकते, एक्टिंग पार्टनर को देना है। इट इज इक्विवेलेंट टू नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स। सेक्शन एक बार इसका इग्नोर करो, शायद ये सेक्शन 24 है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। कंपनी अपने पैसे कहाँ पर यूज कर सकती है, ये बात हमें पता चलती है ऑब्जेक्ट क्लॉज से। कोई भी कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जा ही नहीं सकती। अगर कंपनी ने ऐसा कोई भी काम किया जो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है, तो वो अग्रीमेंट की लीगली कोई वैल्यू नहीं है। इट इज वॉइड एब इनिशियो। तो जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो दो पार्ट्स में डिफाइन किया जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव। कैपिटल क्लॉज में हम ऑथराइज कैपिटल बताते हैं, लाइबिलिटी क्लॉज में हम टाइप ऑफ लाइबिलिटी बताते हैं, मेंबर्स की लाइबिलिटी किस टाइप की होगी। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, एसोसिएशन क्लॉज में जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो सब इकट्ठे आके बोलते हैं कि हम सारे अग्री करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं एमओए को, एंड जो भी कंपनी के रूल्स होंगे हम उन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। जो ओपीसी है उसमें एक और भी क्लॉज आता है, नॉमिनेशन क्लॉज, जिसकी डिटेल हम ओपीसी टॉपिक के साथ पढ़ें। एओए, जो एओए है ये इसमें बताए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें बताए जाते हैं लॉज। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स कैसे मैनेज करने हैं, डिविडेंड कैसे देना है, डायरेक्टर कैसे हायर करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कैसे कॉल करेंगे, कॉल्स इन एरियर के ऊपर क्या इंटरेस्ट लगेगा, सारी बातें हम एओए में बताते हैं। तो इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। एमओए और एओए मिलके, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। एक चीज आती है एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट का मतलब ये है, क्या मैं अपनी कंपनी के लिए ऐसा कोई रूल बना सकती हूँ जो कि कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है? क्या मैं कोई ऐसा रूल बना सकती हूँ विच इज अगेंस्ट कंपनीज एक्ट? तो रूल ये है कि कंपनीज एक्ट सबसे बड़ा है। अगर मैंने कुछ ऐसा बना भी दिया जो कि कंपनीज एक्ट के ही अगेंस्ट जा रहा है, वो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि जो लॉ में लिखा है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पर मैं कोई ऐसा रूल जरूर बना सकती हूँ जो कि कंपनीज एक्ट के रूल को और ज्यादा स्ट्रेंथन करे, ठीक है, जो कि किसी प्रोविजन को और ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव बना दे। मान लो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि एओए को ऑल्टर करने के लिए, एओए को चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, 75% लोगों का कंसेंट चाहिए। अब मैं बोलूं कि नहीं भाई, मेरी कंपनी छोटी सी कंपनी है, अगर 60% लोग भी मान जाएंगे हम एओए चेंज कर देंगे, क्या ये रूल वैलिड होगा? नहीं। जब कंपनीज एक्ट ने बोला है कम से कम स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, तो कम से कम स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। पर अगर मैं बोल लूं कि अगर 90% लोग मानेंगे फिर हम कंपनी का एओए चेंज कर सकते हैं, तो क्या ये रूल वैलिड है? यस।
क्योंकि मैंने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव बना दिया और मुश्किल कर दिया एओए को ऑल्टर करना। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 75%। ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को और रिस्ट्रिक्टिव बनाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। हम एक्ट को डाइल्यूट नहीं कर सकते, पर और ज्यादा स्ट्रेंथन तो कर ही सकते हैं। हाउ? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंट्रेंचमेंट कैसे करते हैं? जब कंपनी बन रही है, जब कंपनी बन रही है उसके एमओए एओए में जो मर्जी लिख दो, वो रूल अप्लाई हो जाएगा। या फिर बाद में भी कर सकते हैं। बाद में कैसे कर सकते हैं? प्राइवेट कंपनी में 100% लोगों का कंसेंट चाहिए, पब्लिक कंपनी में 75% का चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है मोर देन 50%, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है मोर देन इक्वल टू 75%। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन, कंपनी क्या होती है? आपने 5 बातें लिखनी है। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है, कॉमन सील ऑप्शनल है, और ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। कंपनीज एक्ट क्यों बनाया गया? सेकंड क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, जैसे कि ई फाइलिंग, हमें फिक्स फॉर्मेट्स दे दिए गए एमओए एओए के, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके आने के लिए, जैसे कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर, क्लास एक्शन सूट, विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एनसीएलटी का कॉन्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है? ऑल द कंपनीज वेदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट, एंड all the companies for which a special act has been made। अगर किसी कंपनी के लिए स्पेशल एक्ट बना है उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट सो फार एज द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। सिर्फ अगर किसी प्रोविजन में कंफ्लिक्ट होगा तब हम वो स्पेशल एक्ट को रेफर करेंगे, नहीं तो आम तौर पे तो कंपनीज एक्ट ही लगेगा। ये स्पेशल एक्ट वाली है कौन कौन सी? बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और एनी कंपनी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कॉमन सील नहीं है, 2015 से ये ऑप्शनल है, या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस। इसमें भी पहली प्रेफरेंस इस चीज को है, ये पहली प्रेफरेंस है, आप ध्यान से अपने नोट्स में देखना। अगर कंपनी का सीएस है तो एक डायरेक्टर और एक सीएस करेगा, पर अगर सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर करेंगे। कॉर्पोरेट व्हील, कंपनी मेंबर से अलग होती है, मेंबर्स को इंसुलेट किया जाता है, शील्ड लगाई जाती है, मेंबर्स कंपनी के डेट्स के लिए लायबल नहीं होते हैं। पर इस चीज को हम कभी कभी डिसरिगार्ड कर सकते हैं। कंट्रोल चेक करने के लिए कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है टू नो द रियलिटी बिहाइंड द लीगल फैसाड। शेयर कैपिटल किस किस टाइप की होती है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, या डिविडेंड की पेमेंट का, या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, या दोनों चीजों का। इक्विटी शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। क्लासिफिकेशन में आप ये सारी चीजें बता दोगे। एमओए क्या होता है उसके 6 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। एओए क्या होता है? मैनेज करना इंटरनल अफेयर्स, बाय लॉज, इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। एंट्रेंचमेंट टॉपिक क्या है? तो वी आर डन विद दिस पार्ट। हमारी एक क्वेश्चन की तैयारी हो गई है, मुझे कंफर्म करो कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि ये अच्छे से समझ आ गया है। प्लीज कंफर्म करोगे, एंड अपनी बुक्स में से अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंटेंट ऑफ एओए, ये दोनों टॉपिक प्लीज अच्छे से कर लो। ठीक है, मैं 5 मिनट ब्रेक ले रही हूँ। आई ऑल्सो गेट सम ब्रीदिंग टाइम। और आपको भी ध्यान से ये टॉपिक पढ़ने हैं। एक टॉपिक है आपकी बुक में अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड एक टॉपिक है एओए के कंटेंट क्या है। तो अगर वो थ्योरी क्वेश्चन पूछ लें कि एओए में क्या कुछ लिखना है, तो मोटा मोटा तो यही बातें हैं, पर उन्होंने 6-7 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। वो पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए कि एग्जामिनर ये पॉइंट्स ढूंढ रहा है।
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें से दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लाइबिलिटी के बेस पे तीन टाइप की कंपनी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड और गारंटी में ध्यान रखना है, जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है तब तक तो मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो अनलिमिटेड के केस में जो लाइबिलिटी होगी दैट वुड बी अप टू द डेट ऑफ द कंपनी। गारंटी के केस में अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर्स। फर्दर ध्यान रखना है, कोई भी क्रेडिटर पर्सनली नहीं एनफोर्स कर सकता। एनफोर्स जो है लाइबिलिटी वो बाय कंपनी और लिक्विडेटर ही की जा सकती है। सेक्शंस ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दी सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे तीन टाइप की कंपनी होती है, ओपीसी 262, प्राइवेट 268 एंड पब्लिक 271। नाउ सबसे पहले ओपीसी में मिनिमम एक मेंबर होगा, मैक्सिमम भी एक ही मेंबर होगा, और वही वो सेम भी हो सकता है, कोई और भी कंपनी का डायरेक्टर होगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो मेंबर होंगे, पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे। ये आपको टॉपिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इन कॉर्पोरेशन में कंपनी बनती कैसे है उसमें आप बताओगे कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर वर्ड यूज होता है, एंड पब्लिक कंपनी में 7 सब्सक्राइबर चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, अभी हम 2 सबसेक्शन 68 में इसके बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे। ओपीसी का कॉन्सेप्ट 262 एंड प्राइवेट कंपनी 268। ओपीसी का कॉन्सेप्ट लेके आए ही क्यों? तो ओपीसी बेसिकली क्या है, सोल प्रोप्राइटर को लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट दे दिया। तो इसका इंटेंट क्या था गवर्नमेंट को, ये था इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, फॉर्मल तरीके से बिजनेस करने का एंकरेज हो, कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़े। इसलिए स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेटाइजेशन लेके आने के लिए इंडिया में ओपीसी का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। नाउ अब हम ओपीसी में परपेचुअल सक्सेशन कैसे दें? तो उन्होंने बोला जो भी पर्सन कंपनी का मेंबर होगा वो अपॉइंट करेगा एक नॉमिनी हु विल एक्ट एज मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द मेंबर। मैं रिपीट कर रही हूँ लाइन, जो भी कंपनी का मेंबर है वो अपॉइंट करता, जो भी कंपनी का मेंबर है वो अपॉइंट करता है एक नॉमिनी। जो नॉमिनी है वो एक्ट करता है मेंबर की तरह। कब मेंबर की तरह एक्ट करता है? जब भी मेंबर की डेथ हो जाती है, या फिर अगर मेंबर इनकॉम्पिटेंट टू वर्क है, अनसाउंड माइंड का हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, उस केस में जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाता है। ये नॉमिनी हम कहाँ पर बताते हैं? हम बताते हैं कंपनी के एमओए में। तो ओपीसी में एक 7th क्लॉज होता है, नॉमिनेशन क्लॉज, उसमें हम ये रूल बताते हैं। जो कंपनी का नॉमिनी है, किसी को भी नॉमिनी बनाने से पहले मुझे उसका प्रायर रिटन कंसेंट लेना होता है। मैं अपनी मर्जी से जब मर्जी नॉमिनी को दोबारा चेंज कर सकती हूँ। नॉमिनी खुद भी अपनी मर्जी से जब मर्जी रिजाइन कर सकता है। अब अगर मैं नॉमिनी को चेंज कर रही हूँ, क्या इसका मतलब है कि एमओए ऑल्टर हो रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरली देखें, यस एमओए चेंज हो रहा है, बट कंपनीज एक्ट में टेक्निकली ये ऑल्ट्रेशन नहीं है। एमओए को चेंज करना एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो क्या ये सिंपल सा काम है? तो इसके लिए वो लेंदी प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। तो आपने केस स्टडी के लिए ध्यान रखना है, ऑल्ट्रेशन ऑफ नॉमिनी इज नॉट इक्वल टू ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए ऑफ द कंपनी। मेंबर कौन बन सकता है या नॉमिनी कौन बन सकता है? पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। तो कंपनी वैसे कंपनी के शेयर खरीद सकती है, पर क्या कंपनी ओपीसी के शेयर खरीद सकती है? नहीं। मैं रिपीट कर रही हूँ, कंपनी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, तभी तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये कंसेप्ट है। पर क्या कंपनी ओपीसी के शेयर होल्डर बन सकती है? नहीं। ओपीसी में मेंबर सिर्फ कौन बन सकता है? नेचुरल पर्सन। इंटेंट क्या था? सोल प्रोप्राइटर को लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट देना। सिर्फ मेजर पर्सन ही मेंबर बन सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में माइनर भी मेंबर बन सकता है अगर बाकी सब मान जाए, पर कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट में ऐसा कोई भी रूल नहीं, माइनर कुछ भी नहीं कर सकता।
ओबीसी का मेंबर या नॉमिनी कौन बन सकता है? जो कि पिछले साल, उसका ना रेजिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट का मतलब जो कि पिछले साल इंडिया में मोर देन इक्वल टू 120 डेज रहा था। अब ना इसमें अमेंडमेंट है, इसलिए स्पेशली ध्यान देना है। आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है, वेदर रेजिडेंट और नॉट। तो चाहे मैं पिछले साल इंडिया में 90 डेज रही हूँ, चाहे 100 डेज रही हूँ, चाहे 120, चाहे 150, आपने डेज को इग्नोर करना है। अगर कोई केस स्टडी आए तो ये मैटर नहीं करता। तो पहले उन्होंने रूल था कि रेजिडेंट होना जरूरी है, तो रेजिडेंट का मीनिंग भी पता होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब क्या है? कम से कम इंडिया में 120 दिन रहा हो। और अब उसके बाद ना एक छोटी सी लाइन लिख दी, वेदर रेजिडेंट और नॉट। तो आज की डेट में रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। तो हम अपनी केस स्टडी को इस हिसाब से आंसर करेंगे कि पर्सन इंडिया का सिटीजन हो, नेचुरल हो, मेजर हो, वेदर रेजिडेंट और नॉट। ओपीसी तीन काम नहीं कर सकती। ओपीसी कंपनी की सिक्योरिटीज में डील नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती, चैरिटी के लिए सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकती। एक पर्सन मैक्सिमम एक कंपनी का मेंबर बन सकता है, मैक्सिमम एक कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। तो मैं एक्स लिमिटेड की मेंबर बन सकती हूँ और वाई लिमिटेड की नॉमिनी बन सकती हूँ। मान लो वाई लिमिटेड के मेंबर की डेथ हो गई, तो अब तो मैं दो कंपनीज की मेंबर बन गई। तो अब मुझे 6 मंथ्स के अंदर अंदर किसी एक ओपीसी को छोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने 6 मंथ्स के अंदर अंदर नहीं छोड़ा, तो उस कंपनी में मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। जो लाइबिलिटी है जिस दिन मेंबर की डेथ हुई उसी दिन से अनलिमिटेड हो जाएगी, या 6 मंथ्स के बाद? तो ध्यान रखना है, मैंने आपको बुक्स में मार्क करवाया हुआ है, आफ्टर 6 मंथ्स। तो जब भी किसी की डेथ हुई, 6 मंथ्स के लिए तो आपको टाइम मिल रहा है कि आप किसी नए मेंबर को ढूंढो। 6 मंथ तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। पर अगर आपने 6 मंथ के अंदर अंदर भी किसी को अपॉइंट नहीं किया, तो 6 मंथ्स के बाद लाइबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है। ओपीसी को हम जब मर्जी प्राइवेट कंपनी में कंप्लीट कन्वर्ट कर सकते हैं या पब्लिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। वो बोलेगा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो गई, क्या कंपलसरी है कन्वर्ट करना? नहीं, मेरी मर्जी है। सेल 50 करोड़ हो गई, क्या कंपलसरी है कन्वर्ट करना? नहीं, अभी भी मेरी मर्जी है। वो बोलेंगे कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है, पर कंपनी जब कह रहा नहीं अभी नहीं कर सकते, अभी तो बने हुए 1 ही साल हुआ है। तो ये भी कोई रूल नहीं है। तो टाइम का, टर्नओवर का, पेड अप शेयर कैपिटल का कोई भी रूल नहीं। पुराने रूल थे। आज की डेट में वॉलंटरी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जब मर्जी कन्वर्ट कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपनी आर्टिकल्स में 3 रूल लिखती है। वो सबसे पहले बताती है कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 200। तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 200 से कम होने चाहिए, 200 के बराबर अलाउड है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। जो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जब मर्जी शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दें, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। पर ध्यान से सुनना है, रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। प्रोहिबिशन किस चीज के ऊपर है? बैन है, ये तो काम कर ही नहीं सकते। हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते फॉर सिक्योरिटीज, कि हम ये नहीं बोल सकते पब्लिक को कि हमारी कंपनी के शेयर आके खरीदो। ये 200 लोगों की काउंटिंग में ध्यान रखना है। जो ज्वाइंट मेंबर्स हैं उनको एक पर्सन माना जाएगा। जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को शेयर दिए हैं उनको काउंट नहीं करना। जो एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को शेयर दिए, उसके बाद एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, तब भी नहीं काउंट करना। तो आपने ये देखना है, जिस दिन पर्सन शेयर, ध्यान से सुनना है, जिस दिन पर्सन शेयर होल्डर बना, क्या उस दिन एम्प्लॉय था? इफ यस, नॉट टू बी काउंटेड एज अ मेंबर। आज पोनिका आरएमएस की एम्प्लॉय है, अगर उसे आज शेयर मिले तो 2 सब सेक्शन 68 के लिए उसे मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। पोनिका छोड़ के चली गई, तब भी नहीं काउंट किया जाएगा। बट मान लो मोनिका ने पहले शेयर खरीदे थे, बाद में इंप्लॉई बनी, क्या काउंट किया जाएगा? यस। तो जिस दिन शेयर होल्डर बने उस दिन इंप्लॉई था या नहीं, वहां से डिसाइड होगा कि हमने काउंट करना है एज अ मेंबर या नहीं। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम पब्लिक कंपनी मान लेते हैं। कंट्रोल के बेसिस पे सेक्शंस भी याद करने हैं। 2 सब सेक्शन 6 है एसोसिएट कंपनी, 2 सब सेक्शन 46 है होल्डिंग कंपनी, 2 सब सेक्शन 87 है सब्सिडरी कंपनी। एक बार एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल।
तो आप आइडेंटिफाई जरूर कर पाओ कि कंट्रोल के बेसिस पे तीन टाइप्स हैं, एसोसिएट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। एसोसिएट इज 26, होल्डिंग 246 एंड सब्सिडरी 287। नाउ एसोसिएट कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर, मेन वर्ड क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, तो हम बोलते हैं कि वो एसोसिएट है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज होता कैसे है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे एक्सरसाइज हो सकता है? जब उसके पास दूसरी कंपनी के मोर देन इक्वल टू 20% शेयर है, मोर देन इक्वल टू 20% वोटिंग पावर है, इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एसोसिएट कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करे, इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मोर देन इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कंट्रोल, कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। तो जब भी हम कंट्रोल के बेसिस पर कंपनी देखेंगे ना, तो आपने केस स्टडी में सिर्फ इक्विटी शेयर देखना है। वो जानबूझ के बोलेंगे कि एक्स ने वाई के इक्विटी शेयर भी खरीदे हुए हैं, प्रेफरेंस भी खरीदे हुए हैं। प्रेफरेंस को तुम नहीं देखोगे, तुम सिर्फ इक्विटी को ही देखोगे, प्रेफरेंस को इग्नोर करोगे। होल्डिंग सब्सिडरी में भी वर्ड क्या है, टोटल वोटिंग पावर, तो तुम सिर्फ किसको देखोगे, इक्विटी को। पर जब हम अदर टाइप ऑफ कंपनीज में जाएंगे, जैसे कि हम जाएंगे स्मॉल कंपनी टॉपिक में, गवर्नमेंट कंपनी टॉपिक में, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल में क्या आता है, इसमें इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है। तो कंट्रोल सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास है, इसलिए एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी में सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है आप लोगों ने, इक्विटी शेयर कैपिटल देखनी है, मोर देन इक्वल टू 20%। टोटल वर्ड का मतलब क्या है? तो कई बार कंपनी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। तो अगर कंपनी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, जो कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमने उसको भी कंसिडर करना है। तो आपकी बुक में केस स्टडी गिवन है, आप उसे रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आपने सिंपली ये ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक्स ने वाई के इक्विटी शेयर खरीदे हुए हैं प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे हुए हैं, तो आप लिखोगे कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनके पास वोटिंग पावर है, एंड हम उसके बेसिस पे इन दोनों को कंसिडर करके आंसर देंगे। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ऐसा कोई अरेंजमेंट है कि ज्वाइंट कंट्रोल है ऑन द नेट एसेट्स, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट कंट्रोल है ऑन द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करे। एसोसिएट में तो क्या कर रही थी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल ही है। कंट्रोल कैसे हो सकता है, मोर देन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मोर देन का साइन है ना यहाँ पे भी, जब 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, एंड कंट्रोल करे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है उसे बोलते हैं होल्डिंग, जिसे कंट्रोल किया जा रहा है उसे बोलते हैं सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में तीन बातें इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी होती है। तो अगर ए की सब्सिडरी है बी, बी की सब्सिडरी है सी, तो ए की सब्सिडरी क्या बन गई, सी। जरूरी नहीं कि कंट्रोल तुम डायरेक्टली एक्सरसाइज करो, अगर तुम कंट्रोल अपनी सब्सिडरीज के जॉइंट कंट्रोल से एक्सरसाइज कर रहे हो, तब भी तुम्हारी सब्सिडरी बन जाएगी। तो कंट्रोल थ्रू सब्सिडरीज भी हो सकता है। एक की तीन सब्सिडरीज हैं, बी सी डी, बी सी डी तीनों मिलके 60% शेयर होल्ड कर रही हैं। तो अब भी ए इनडायरेक्टली कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, 60%। तो ए की सब्सिडरी बन गई एक्स। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी होती है। एक केस स्टडी आती है जिसमें दो सेक्शन अप्लाई होते हैं, एक अप्लाई होता है स्मॉल कंपनी और एक अप्लाई होता है 246। तो अगर मैं आपको बोलूं एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है वाई प्राइवेट लिमिटेड, और जो वाई प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक, इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 2 करोड़ है, और आपसे पूछो क्या ये स्मॉल कंपनी है, तो ऊपर ऊपर से तो देखने में लगेगा हाँ भाई ये स्मॉल कंपनी है, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है। पर साथ में एक और भी रूल अप्लाई करना है, और उसने आपको स्पेशली क्वेश्चन में बताया कि ये सब्सिडरी है एक्स की। तो अगर कोई पब्लिक की सब्सिडरी है, वो खुद भी क्या बन जाती है, पब्लिक। क्या कोई पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी बन सकती है? नहीं। तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है। तो ध्यान रखने हैं, तीनों रूल इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट रूल है
सब्सिडरी की सब्सिडरी हमारी सब्सिडरी होगी। दूसरा, पब्लिक की सब्सिडरी पब्लिक होगी। गवर्नमेंट की सब्सिडरी गवर्नमेंट होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक केस स्टडी के लिए। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ऐसा जिसमें एक कंपनी के बारे में आपने बताना है कि वो गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। तो वो वैसे तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, पर सब्सिडरी के कॉन्सेप्ट की वजह से गवर्नमेंट कंपनी बन रही है। मैं एग्जांपल देती हूँ। तो मुझे बताओ, क्या एबीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है? सब लोग मुझे चैट में बताएंगे, दोनों केसेस में विद रीजन बताएंगे। वेरी गुड गाइस। तो फर्स्ट केस में एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इन दोनों को काउंट करना है, 40% शेयर को। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी ने कंपनी के शेयर खरीदने हैं, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। तो एबीसी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। सेकेंड केस में, अगर एक्स वाई जेड गवर्नमेंट कंपनी है, या अब हम इसको काउंट करेंगे नहीं, तो अभी भी अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन से देखूं, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन से नहीं। पर अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक्स वाई जेड कंपनी के पास एबीसी लिमिटेड के 60% शेयर है, तो वैसे तो इसे काउंट करना ही नहीं। पर गवर्नमेंट की सब्सिडरी बन गई है, और गवर्नमेंट की सब्सिडरी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी। तो किसी और सेक्शन की वजह से ये क्या बन जाएगी? एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, गवर्नमेंट कंपनी चेक करने के लिए कोई कंपनी ने कंपनी के शेयर खरीदे, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। स्मॉल कंपनी क्या होती है? 2 सबसेक्शन 85 अमेंडमेंट है। ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों कंडीशंस पूरी करनी है। एंड का साइन लिखा हुआ है आपके नोट में। पेड अप शेयर कैपिटल देखनी है, तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस देखनी है। पेड अप शेयर कैपिटल पूरे साल में एक दिन भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहले रूल था 4 करोड़, अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है। अगर पूरे साल में एक दिन भी पेड अप शेयर कैपिटल, एक सेकंड के लिए भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, तो तुम्हें स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। इस साल की, जिस साल चेक कर रहे हो, मतलब हर साल स्मॉल कंपनी है या नहीं चेंज होता रहता है। तो जिस साल चेक कर रहे हो, अगर उस साल की पेड अप शेयर कैपिटल देखनी है, पिछले साल की सेल देखनी है, पिछले साल की सेल 100 करोड़। तो आप ध्यान रखेंगे, paid up share capital less than equal to 10 CR of current financial year and sale of preceding financial year more less than equal to 100 CR। एंड का साइन है। कुछ कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड जो भी किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बनाई गई है। एक बार हम इस चार्ट से रिवाइज करते हैं। लाइबिलिटी के बेसिस पे हम सफिशिएंट टाइम रिवाइज कर चुके हैं, अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ मेंबर, ओपीसी के बारे में ध्यान रखना है। एक पर्सन एक कंपनी का मेंबर बन सकता है, एक का नॉमिनी बन सकता है। एलिजिबिलिटी है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। रेजिडेंट है या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी कभी भी कन्वर्ट कर सकती है प्राइवेट या पब्लिक में, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
ओबीसी को 3 काम करने अलाउड नहीं है: सिक्योरिटीज में डील करना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, एंड सेक्शन 8 कंपनी बनाना। प्राइवेट कंपनी की 3 कंडीशंस हैं: नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन इक्वल टू 200, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक फॉर ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। जो 200 की काउंटिंग है उसमें 3 बातों का ध्यान रखना है: जॉइंट मेंबर्स विल बी काउंटेड एज वन, employees who were given shares during employment will not be counted even after they have left employment. 246 holding company, 287 subsidiary company, 26 associate company। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करे इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर तो वो एसोसिएट बन जाती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मोर देन इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। एंड जॉइंट वेंचर का मतलब जॉइंट कंट्रोल ऑन द एसेट्स ऑफ एन अरेंजमेंट। होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल कैसे हो सकता है? मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एंड और कंपोजिशन ऑफ बीओडी के ऊपर कंट्रोल करना। कंट्रोल में हम हमेशा वोटिंग पावर देखते हैं, इक्विटी शेयर देखते हैं। कैपिटल के बेसिस पे लिस्टेड जो पब्लिक एट लार्ज को बोल सकती है कि मेरी सिक्योरिटीज परचेज करो, जिसकी कोई भी सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। जो अनलिस्टेड कंपनी है वो सिर्फ जान पहचान के लोगों को बोल सकती है मेरे शेयर खरीदो, प्री नोन सर्कल। तो अगर आर में से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने जान पहचान के लोगों को बोल सकती हूँ कि आप हमारे शेयर परचेज करो। स्मॉल कंपनी 2 subsection 85 paid up share capital less than equal to 10 crore of current financial year and sale less than equal to 100 crore of preceding financial year। ठीक है, अभी बाकी सारे टाइप्स पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी 2 subsection 45 जब 51% से ज्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इनके किसी भी कॉम्बिनेशन के पास हो। गवर्नमेंट की सब्सिडरी गवर्नमेंट होती है। ध्यान रखना है गवर्नमेंट कंपनी ने गवर्नमेंट कंपनी के शेयर खरीदे हैं उससे 2 subsection 45 को कोई फर्क नहीं है। फॉरेन कंपनी जो कि बनी कहाँ पर थी? आउटसाइड इंडिया, पर बिजनेस कहाँ पर कर रही है? इंडिया में। एंड वर्ड है, सेम डेफिनेशन है फॉरेन एलएलपी की। बिजनेस इंडिया में फिजिकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनी या इसे ही हम इनएक्टिव कंपनी भी बोलते हैं। गवर्नमेंट कंपनी बनाई क्यों जाती है? गवर्नमेंट कंपनी बनाई जाती है ज्यादातर किसी एसेट को होल्ड करने के लिए या किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने एसेट अभी खरीद लिया, प्रोजेक्ट फ्यूचर में करना है, उसे होल्ड करने के लिए। अब ये कंपनी क्या करेगी? आरओसी को अप्लाई करेगी कि मुझे अब अपने स्टेट रजिस्टर में डोरमेंट का स्टेटस मार्क कर दो, इनएक्टिव लिख दो। कौन कौन अलाउड है ये एप्लीकेशन देने के लिए? ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 साल से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं की है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसने कोई भी पिछले 2 साल से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं की है वो अप्लाई कर सकती है आरओसी को कि आप मुझे अपने रजिस्टर में डोरमेंट का स्टेटस मार्क कर दो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है आपने कोई भी काम नहीं किया एक्सेप्ट छोटे मोटे काम। छोटे मोटे काम क्या किए हैं? आपने आरओसी की फीस पे कर दी, ऑफिस के मेंटेनेंस के खर्चे दे दिए, या फिर शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी। ये छोटे मोटे काम आपने किए हैं और कुछ भी नहीं किया। अगर आपने 2 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है तब भी आप इनएक्टिव हो और आरओसी को अप्लाई कर सकते हो। तो 2 साल से एनुअल रिटर्न नहीं फाइल होनी चाहिए, शेयर्स की अलॉटमेंट की है, ऑफिस के खर्चे दिए हैं, आरओसी को फीस पे किया, बस ये छोटे मोटे काम किए हैं। कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी है। मैं एक बार इसमें एक पॉइंट दोबारा बता रही हूँ। पहला पॉइंट है वाई, टू होल्ड अ एसेट और फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। सेकंड पॉइंट है हु, कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की एंड जिसने 2 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की। थर्ड पॉइंट है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? कहते कुछ भी नहीं किया एक्सेप्ट ये छोटे मोटे काम, शेयर दे दिए, आरओसी को फीस दे दी, ऑफिस के मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस दे दिए। ओके, इसमें लिखा नहीं हुआ बट हम कवर कर लें। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? लास्ट अटेम्प्ट में शायद ये पूछा गया था। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? एलआईसी, लाइफ इन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईडीएफसी,
ये तीन आज की डेट में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट और किसी को भी नोटिफाई कर सकती है कि तुम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। गवर्नमेंट किसे नोटिफाई कर सकती है कि तुम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो? उसके लिए एक कंडीशन है, जिसके मोर देन इक्वल टू 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आपने कंडीशंस भी याद रखनी है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब बनता है? मान लो मैं चाहती हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग एसबीआई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या एसबीआई मेरे कहने से बन जाएगा? आप बोलोगे मैम एक्ट में लिखा हुआ है दो रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, मोर देन इक्वल टू 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। आप वर्ड गवर्नमेंट कंपनी यूज नहीं करोगे, आप एग्जैक्ट ये पॉइंट ही लिखोगे। मुझे पता है इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी निकल रहा है, बट आप ये एग्जैक्ट पॉइंट लिखोगे। या फिर प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। क्वेश्चन चाहे 6 नंबर का आ जाए, तुम कंपनीज एक्ट में अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिख सकते, लिटरेचर थोड़ी है, तो जो रूल है तुमने एग्जैक्ट वही पॉइंट लिखना है। आज की डेट में तीन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एलआईसी, यूटीआई, आईडीएफसी। कंडीशंस और किसी को कैसे बनाया जा सकता है? दो कंडीशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, मोर देन इक्वल टू 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। एक टॉपिक आता है निधि कंपनी क्या है। निधि कंपनी को हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ कि आपने याद रखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जो मेंबर्स की हेल्प करने के लिए बनाई जा रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निधि कंपनी बोलते हैं। जो निधि कंपनी है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई करती है सिर्फ वही निधि कंपनी बनती है। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कब बनता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोले। एंड निधि कंपनी भी कब बनती है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोले। जो निधि कंपनी है, पर्पस क्या है, क्यों? जैसे मैंने भी बताया डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट क्यों बना। डोरमेंट कंपनी के कंसेप्ट का पर्पस था कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एसेट को होल्ड करने के लिए। निधि कंपनी का कंसेप्ट क्यों बना? टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स की हैबिट बनाने के लिए निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट बना। तो निधि कंपनी का क्वेश्चन चाहे 6 नंबर का आ जाए, कंटेंट है ही इतना और हमने इतना ही लिखना है। तीन बातें, इसे हम म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं। जिस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी निधि कंपनी, उसे हम निधि कंपनी मान लेंगे। इसका पर्पस है टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स। लास्ट टाइप ऑफ कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी। ये बनाई जाती है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन, किसी भी चैरिटेबल काम को करने के लिए। दो कंडीशंस हैं, ये डिविडेंड नहीं दे सकती, ये अपने प्रॉफिट को कहां पर यूज करेगी? अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। तो मेंबर को ये पैसे दे ही नहीं सकती। एंड प्रॉफिट कहां पर यूज होगा? टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो तो सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे कोई फर्म किसी के शेयर खरीद ही नहीं सकती, बिकॉज फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल पर्सन। पार्टनरशिप एक्ट में हम इतनी डिटेल में पढ़ते हैं, फर्म एक सेपरेट लीगल पर्सन है ही नहीं, उसे लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एज ए सेपरेट पर्सन। तो फर्म कुछ भी नहीं कर सकती, पर वो सेक्शन 8 कंपनी के शेयर खरीद सकती है। आमतौर पे मीटिंग से पहले 21 दिन का नोटिस देना होता है, पर सेक्शन 8 कंपनी ने 14 दिन का देना होता है। आमतौर पे कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी ये रूल लगते हैं, पर सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर ये रूल नहीं लगते हैं। ध्यान से लर्न करना है, केस स्टडी में ये वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी एग्जैक्ट। सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कब कैंसिल किया जा सकता है? तीन बातें लिखोगे। जब सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रोविजंस को कॉन्ट्रा एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करे, कंपनीज एक्ट की बात नहीं माननी, कोई भी फ्रॉड करे, या फिर जो ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था उस ऑब्जेक्टिव को वायलेट करें। ठीक है, जब एक्ट, या फिर मैं एक और भी लिख सकती हूँ, लाइसेंस कंडीशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था तो गवर्नमेंट कोई भी कंडीशन लगा सकती है। तो अगर आपने उस कंडीशन को या फिर एक्ट को कॉन्ट्रावीन किया, ऑब्जेक्टिव को वायलेट किया, या अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किए। इंटर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, फाउंडेशन में भी बहुत बार आता है, थ्योरी क्वेश्चन के फॉर्म में भी, केस स्टडी में भी। अल्टीमेटली ये तीन चीजें चाहिए होंगी। लाइसेंस कब कैंसिल हो सकता है? कॉन्ट्रावीन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच लाइसेंस वाज इशूड, affairs are being conducted fraudulently, or violation of its objectives।
बट मुझे किसी के भी अगेंस्ट कोई काम करना है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लग जाता है। मुझे सबसे पहले उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है ऑफ बीइंग हर्ड। तो कभी भी मैं लाइसेंस कैंसिल करूंगी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे ऑफ बीइंग हर्ड। अब जब लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? गवर्नमेंट उसका स्टेटस चेंज कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। गवर्नमेंट बोल सकती है इसे बंद ही कर दो, या फिर अमेलगमेट कर सकती है किसी और कंपनी के साथ जिसका के सेम ऑब्जेक्टिव हो। कंपनी बनती कैसे है? अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप बताओगे सेक्शन 3। कंपनी हम किसी भी लीगल ऑब्जेक्टिव के लिए बना सकते हैं। आपको पता है एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ है कंपनी हम किसी भी लीगल बिजनेस के लिए बना सकते हैं। तो एलएलपी चैरिटी करने के लिए नहीं बन सकती। पार्टनरशिप भी सेक्शन 4 में हम पढ़ते हैं। पार्टनरशिप किस चीज के लिए बन सकती है? बिजनेस करने के लिए, चैरिटी करने के लिए नहीं बन सकती। पर कंपनी किसी भी लीगल काम के लिए बन सकती है, चैरिटेबल के लिए भी बन सकती है। प्राइवेट में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 7 सब्सक्राइबर चाहिए। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स बना के आरओसी को फाइल करोगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए तो इसके साथ आप एक फॉर्म सबमिट करोगे, स्पाइस फॉर्म। ये आई थिंक लेटेस्ट किसी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो हम इसे समझेंगे अच्छे से कि स्पाइस फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट फाइल करोगे आरओसी को, उसके साथ स्पाइस फॉर्म फाइल करोगे, देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने का मतलब है कि कंपनी बन गई। अब जरूरत पड़ सकती है यहाँ पर डिफाइन करने की, या अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमोटर होता कौन है। प्रमोटर क्या होता है बच्चे? कोई भी पर्सन जिसका प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में नाम लिखा हुआ है कि वो प्रमोटर है। कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है। कोई भी पर्सन जिसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट। प्लीज सब लोग अपनी बुक्स में लिखेंगे, लर्न करना है आपने। ये भी रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस के 3 पॉइंट्स भी, प्रमोटर के भी। एनी पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न, एनी पर्सन who control the affairs of the company, whether he is a shareholder or not, any person in accordance to whose directions the board of directors are accustomed to act। मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे सब लोग, याद करना है आप लोगों ने, मैं आपके लिए बता रही हूँ। सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कब कैंसिल किया जा सकता है? द सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड इफ its affairs are being conducted fraudulently, if it contravenes the provisions of this act or the conditions on the basis of which license was issued, or if it violates its objectives after giving an opportunity of being heard. Second point, who is a promoter? A promoter is a person who has initial idea of starting a company. As a layman, promoter का मतलब है who has the initial idea of starting a business and he decides to incorporate a company. Companies Act के according, a person who has been named as promoter as such in prospectus or annual return, who control the affairs of the company, whether he is a shareholder or director or not, and who, in accordance to whom, the board of directors are accustomed to act. डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल करने हैं? एमओए, एओए, साथ में ये डिक्लेरेशन देंगे कि हमने इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। इस डिक्लेरेशन के ऊपर कौन कौन साइन करेगा? इस डिक्लेरेशन के ऊपर सारे डायरेक्टर साइन करेंगे। कोई भी एक प्रोफेशनल, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट जो कि प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ वही साइन कर सकता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा है। 2 डिक्लेरेशन जाती हैं, ध्यान से देखो। जब हम कंपनी बनाते हैं तो 2 डिक्लेरेशन जाती हैं। एक जाती है कि इस एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, एक और डिक्लेरेशन जाती है तो ये एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ये डिक्लेरेशन कौन कौन देता है? इसके ऊपर सारे डायरेक्टर के साइन होते हैं, सॉरी, किसी एक डायरेक्टर के साइन होते हैं एंड एक प्रोफेशनल के साइन होते हैं। जो दूसरी डिक्लेरेशन है इसके ऊपर सारे डायरेक्टर साइन करते हैं। ये दूसरी डिक्लेरेशन कौन सी है? इसमें जो डायरेक्टर है वो ये बताते हैं कि वी हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन, फॉर्मेशन ऑफ और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कि हम जिंदगी में कभी भी कंपनी से रिलेटेड किसी फ्रॉड में नहीं पकड़े गए हैं।
किसी और अफेंस में पिछले 5 साल से नहीं पकड़े गए हैं। जो भी हमने बातें बताई हैं सारी बिल्कुल ट्रू बताई हैं, बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज बताई हैं, कोई भी गलत बात नहीं बताई है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं कंपनीज एक्ट के बारे में। कंपनीज एक्ट बनाने से रिलेटेड कभी भी नहीं पकड़े गए। कंपनीज एक्ट में कोई और फ्रॉड किया पिछले 5 साल में नहीं होना चाहिए। साथ में आप एक फॉर्म फाइल करोगे, कहते फिर सेक्शन सबसे पहले, अब जब हमने थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, आप बताओगे सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट, फिर आप बताओगे कि डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करो और आरओसी को फाइल करो। डॉक्यूमेंट्स में आप बताओगे एमओए, एओए, डिक्लेरेशन के बारे में और स्पाइस फॉर्म के बारे में। सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये गलती है, यहाँ पर आना चाहिए सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ये सब कुछ जब आप सबमिट कर दोगे आपको सीओआई मिल जाएगा। जो सीओआई है वो कंक्लूसिव एविडेंस है, इसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये फाइनल एविडेंस है कि हमारी कंपनी बिल्कुल सही तरीके से बनी है। सीओआई मिलने के बाद हमने कंपनी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो सारे वैलिड हैं। बाद में पता चले कि कोई रूल पूरा ही नहीं हुआ था, कोई पर्सन माइनर था, तो सारे रूल फॉलो हुए या नहीं हुए, कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स तो वैलिड है। ये बात हमें बताई गई थी इन द केस लॉ हरिनगर शुगर मिल्स वर्सेस एसएस झुंझुनवाला। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद दो काम और करने हैं। पहला काम क्या करना है, 30 डेज के अंदर अंदर आपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताना है। तो आपको याद है मैंने बताया था एमओए में हम सिर्फ क्या बताते हैं, स्टेट। बाद में हम 30 डेज के अंदर अंदर प्रॉपर कंपनी का एड्रेस बताते हैं। 180 डेज के अंदर अंदर एक फॉर्म फाइल किया जाता है। प्लीज ये फॉर्म का नाम भी लिखेंगे अगर बाई चांस नहीं है नोट्स में। 180 डेज के अंदर अंदर एक फॉर्म फाइल किया जाता है INC 20A, जिसमें कंपनी ये बताती है कि मुझे सबसे पैसे मिल गए और मैंने सबको शेयर दे दिए। जिस पर्सन ने एमओए में लिखा था कि मैं शेयर खरीदूंगा, वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज अ डेट ड्यू बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है। अभी आपने डिक्लेरेशन दी ना कि मैं सब कुछ सच सच बोल रहा हूँ, बाद में पता चले तुमने तो झूठ ही बोला था, तो अब ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, कहते ट्राइब्यूनल उस मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, कंपनी को बंद कर सकता है, या कंपनी की मैनेजमेंट के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है जिसका पब्लिक को फायदा हो। याद करेंगे मेरे साथ, अगर कोई कंपनी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है रजिस्टर से, एंड कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पता चले एमसीएम कॉलेज फ्रॉड कर रहा है, जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है। अब लाइसेंस कैंसिल करना तो बहुत आसान है, पर नुकसान होगा स्टूडेंट्स का। तो गवर्नमेंट ये कह सकती है नहीं, इसे किसी और के साथ मर्ज कर दो। तो कहते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, लाइबिलिटी अनलिमिटेड की जा सकती है, एंड नाम रिमूव किया जा सकता है, जो भी एनसीएलटी को अच्छा लगे। हाँ जी, आई एम गिविंग टेकिंग 2 मिनट्स ब्रेक। सब लोग अच्छे से देख लो आपको ये सारे टॉपिक्स आ गए या नहीं। तानुष, मैंने प्रॉमिस किया था and मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। I'll be conducting revision classes of all the chapters like this and I hope this is benefiting you guys. प्लीज सब लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे भी, अगर आप जो भी आपका फीडबैक है, सेशन अच्छा था, यूजफुल था, और एनी अदर चेंजेस यू वांट।
कमिंग टू द लास्ट पार्ट, सबसे पहले आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायरस मतलब पावर। मतलब अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम करेगी जो कि अपनी पावर के बियॉन्ड है, उसकी लीगली कोई भी वैल्यू नहीं है, इट इज वॉइड एब इनिशियो। तो जो वॉइड एब इनिशियो है उसे कभी बाद में भी वैलिड नहीं बनाया जा सकता, वो हमेशा वॉइड ही रहेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि हर कंपनी का जो स्कोप है, जो पावर है, वो लिमिटेड है। वो पावर हमें कहाँ से पता चलती है? एमओए से। जो चीज वॉइड है उसे बाद में भी वैलिड नहीं बनाया जा सकता, इसे हम रेटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम एजेंसी टॉपिक में पढ़ते हैं कि एजेंसी को रेटिफाई किया जा सकता है, बट एमओए के अगेंस्ट अगर कोई चीज है उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज एमओए तो अलाउ करता है पर उसका एओए अलाउ नहीं करता था, डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड था, उसे रेटिफाई किया जा सकता है। सो इफ समथिंग इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस द कंपनी, उसे रेटिफाई किया जा सकता है। क्या कोई पर्सन किसी अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकता है? क्या कोई कंपनी को बोल सकता है भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, मुझे कोई फर्क नहीं कि ये तुम्हारी पावर के बियॉन्ड है? नहीं, वो कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। पर अगर किसी पर्सन ने कंपनी को पैसे दे दिए, क्या वो उससे पैसे वापस मांग सकता है? यस। पैसे कब कब वापस मांग सकता है? अगर कंपनी ने वो पैसे यूज ही नहीं किए, दे हैव नॉट बीन यूज्ड येट, तो वो बोलेगा इंजंक्शन, कंपनी को लीगली रोकेगा, भाई तुमने इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ड्यूटी मैं तुमसे लीगली पूरी करवा नहीं सकता, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम यूटिलाइजिंग सच फंड्स। या फिर अगर कंपनी ने वो पैसे लीगल पर्पस के लिए यूज किए हैं, कंपनी के काम के लिए यूज हुए हैं, अदरवाइज भी कंपनी वो काम करती ही, उससे सैलरी देती एम्प्लॉइज को, ऐसे किसी काम के लिए यूज किए हैं, उस केस में भी आप कंपनी से पैसे मांग सकते हो। अब थर्ड पार्टी से हम एज्यूम करते हैं कि उसने कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है, कंपनी का एमओए पढ़ा हुआ है, बिकॉज एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है विच इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन। तो तीन चीजें हैं, अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये अपहोल्ड किया गया था इन द केस लॉ एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीच। इस केस में क्या हुआ था? कंपनी के पास पावर थी वैगन बनाने की। कंपनी ने मिस्टर रिच के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर रीच के साथ, कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम वैगन्स बनाना। तो क्या ये फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? तो कोर्ट ने बोला ये फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्या मिस्टर रीच इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते थे? नहीं। इसका पर्पस क्या है? ये रूल बनाया क्यों गया? शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रेडिटर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रेडिटर कंपनी को पैसे दे रहे हैं आरएमएस को एजुकेशन के काम के लिए, तो वो पैसे सिर्फ वहीं पर ही यूज होने चाहिए। अब थर्ड पार्टी को कैसे प्रोटेक्ट करें, मिस्टर रीच को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो सेक्शन 399 में लिखा गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करता है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ भी लिया है, ना कि सिर्फ पढ़ लिया, उसने उसे समझ भी लिया है। नोटिस था उसे, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन है। मतलब हम कहते हैं कि थर्ड पार्टी को सब पता है, पर थर्ड पार्टी को ये थोड़ी पता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स सही तरीके से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं। तो कोई कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इंडोर मैनेजमेंट अंदर से फ्रॉड कर रही है, ये थर्ड पार्टी को नहीं पता चल सकता। तो इस केस में हम फिर से थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बनाया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कमैन, जिसकी वजह से इसे टर्कमैन रूल भी कहा जाता है। इस केस में कंपनी ने किसी से लोन लिया था, डायरेक्टर को बोला गया था कि तुमने जब भी लोन लेना है शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है। अब थर्ड पार्टी को कैसे पता कि अप्रूवल लिया है या नहीं लिया? तो इस केस में हमने बैंक को प्रोटेक्शन दी। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी के साथ रजिस्टर हो गए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी उसे इंस्पेक्ट कर सकता है एक नॉमिनल फीस देके। कोई भी पार्टी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हम ये मान के चलेंगे उसने एमओए एओए पढ़ा है, प्रेज्यूम्ड कि उसने पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है। टर्कमैन रूल, outsiders can't be expected to know whether procedural requirements have been met or not, कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आपने ध्यान रखना है, इंटर में थ्योरी क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, ये इंटर में भी है क्योंकि ये टॉपिक, अगर वो आपसे पूछे लिमिटेशन क्या है,
डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, या वीकनेस क्या है या एक्सेप्शन क्या है, तीनों चीजों का सेम आंसर है। तो लिमिटेशन वर्ड भी यूज हो सकता है एग्जाम में, एक्सेप्शंस वर्ड भी, एंड वीकनेस भी। लिमिटेशन क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, एक्सेप्शन क्या है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर बैंक को पहले से ही पता होता कि डायरेक्टर ने अप्रूवल नहीं लिया शेयर होल्डर से, तो बैंक को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, बैंक को अगर शक भी होता तब भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लॉ नेग्लिजेंस को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करता, नेग्लिजेंट बंदे को लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लास्ट, फॉर्जरी, अगर किसी पर्सन ने शेयर होल्डर्स के नकली सिग्नेचर कर लिए, फॉर्जरी कर ली, तो लॉ नेग्लिजेंस को और फॉर्जरी को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करता। आप लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी पढ़ा होगा, बहुत जगह पे ये पॉइंट आता है दैट लॉ डजंट प्रोटेक्ट फॉर्जरी। फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही अगर सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी थी, तो यू आर प्रिज्यूम्ड टू एक्ट लाइक अ रैशनल मैन, लाइक अ प्रूडेंट मैन। अगर तुम प्रूडेंट मैन की तरह काम नहीं करोगे, तो लॉ तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सिमिलर टू लॉ केविएट एम्पटर, केविएट एम्पटर के जैसा ही एक रूल है। हियर वी कंप्लीट दिस एक्ट। हमारा टारगेट था 1 आवर, बट हमें अराउंड 20 मिनट्स ज्यादा लग गए। बट आई होप द सेशन वॉज यूजफुल एंड आई वॉन्ट कि सब मुझे फीडबैक जरूर दें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मुझे बताओ कि सेशन यूजफुल था या नहीं। मैं फ्यूचर सेशंस में उस चीज को इनकॉर्पोरेट भी कर सकती हूँ, जो भी आपके बाकी चैप्टर्स के सेशंस लेने हैं।